हेलो बच्चों, आ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल पे। मैं अभिषेक कुमार आज आया हूँ रे ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, लेकिन जो हमारा पहला वीडियो था रे ऑप्टिक्स का उसमें केवल और केवल बेसिक पढ़े थे हम लोग। मतलब वैसा जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे वो बेस आपको बताया गया रिफ्लेक्शन के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डाइवर्स वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम लोग प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन चालू करेंगे जिसमें हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। सभी लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी तरीके से मोबाइल होना चाहिए आपके पास अभी। ठीक है, और कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए। कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और जो पढ़ाया जाए, जब बोर्ड भर जाए, जब कहा जाए तो उसको नोट करिए और समझिए। इंटरनेट से वीडियो लेक्चर से पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है। आप मूवी देखने नहीं आए हैं कि जो है आप हाथ में मोबाइल ले लें और देखना चालू करें और बंद कर दें। ये इंजॉयमेंट नहीं, पढ़ाई है। इसीलिए कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाए। आज के वीडियो में जो भी पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं अब वो आपको पढ़ाया जाएगा 12th में। देखिए, जैसा हम जान चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, आप ये जानते होंगे कि पिछले दिन भी बताया जा चुका है कि रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना लॉ है रिफ्लेक्शन का? दो। क्या है हमारा दो लॉ? तो ये हमारा क्या है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे जो रे आता है इसको आप इंसिडेंट रे कहते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो नॉर्मल परपेंडिकुलर बनता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, और ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो है आपका ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, और ये आपका परावर्तन का कोण है। समझ रहे बात को? देखिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल जो कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर बनता है। तो जो दो लॉ हम लोग रिफ्लेक्शन का देखे थे, क्या था दो लॉ रिफ्लेक्शन का? सबसे पहला लॉ रिफ्लेक्शन का वो क्या था हमारा कि इंसिडेंट रे है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी कोप्लैनर। वो क्या होना चाहिए? कोप्लैनर होना चाहिए। कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन कहने का मतलब ये है कि जैसे ये बना है तीनों बोर्ड वाले प्लेन में, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ अगर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस पे एक रे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा और नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में। ये हमारा पहला लॉ है जो आपको पिछले दिन भी बता चुके हैं। और दूसरा लॉ क्या है हमारा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा आपका? बराबर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहां पे हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म अब देखेंगे। क्या होता है वेक्टोरियल फॉर्म? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पे इस तरीके से ये एंगल आई और ये एंगल क्या हो गया? आर। तो ये जो आप देख रहे हैं एंगल आई और एंगल आर, आप मान लीजिए कि इधर के तरफ ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम आई कैप कर रहे हैं। आई फॉर इंसिडेंस। आई मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं समझिएगा, आई कैप से रिप्रेजेंट किया इंसिडेंस रे वाले यूनिट वेक्टर को, और ये आर कैप से हम रिप्रेजेंट किए रिफ्लेक्टेड रे वाले यूनिट वेक्टर को। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका एक्स ऊपर मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, और इधर की तरफ कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इधर की तरफ आप यूनिट वेक्टर मान लीजिए एक्स कैप, और इधर की तरफ क्या मान लीजिए आप? वाई कैप। यानी नॉर्मल रिएक्शन का जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन नहीं, जो नॉर्मल है उस साइड में जो आपका यूनिट वेक्टर है आप उसको एन कैप मान लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर एन कैप हो गया, ये आई कैप हो गया, ये आर कैप हो गया, है ना। इंसिडेंट रे के तरफ आई कैप, रिफ्लेक्टेड रे वाला जे कैप,
और ये इधर मान लिया हम लोग एक्स कैप, उसका जरूरत पड़ सकता है हमको, ठीक है। ये आपका वाई, ये नॉर्मल था इधर, और इस तरीके से एन कैप हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप मान लीजिए दोनों एंगल को बराबर, इसको भी थीटा मान लेते हैं और इसको भी थीटा मान लेते हैं, दोनों बराबर ही है, आई बराबर आर है, तो इसको भी थीटा और इसको भी क्या, थीटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप वेक्टर में पढ़ते हैं, जो आप कहाँ पढ़ते हैं, वेक्टर में पढ़ते हैं। वो ये है कि यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। और दूसरी बात ये आप पढ़ते हैं वेक्टर में कि वेक्टोरियल एंगल का कॉन्सेप्ट, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल किसको कहते हैं, चाहे तो दो वेक्टर के हेड और हेड के बीच में बनने वाला एंगल, या दो वेक्टर के टेल और टेल के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है। हेड हेड या टेल टेल, हेड और टेल या टेल या हेड के बीच में जो एंगल बनेगा वो वेक्टोरियल एंगल नहीं होगा। वेक्टोरियल एंगल कहने का मतलब कि चाहे तो हेड और हेड के बीच में बने या फिर टेल और टेल के बीच में बने। तो ये आई कैप है और ये आर कैप है। अब देखिए, तो कहेंगे कि आई कैप और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल कितना है, तो आप थीटा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई कैप का क्या मिल रहा है, हेड, और एन कैप का क्या मिल रहा है, टेल। तो हेड और टेल मिल रहा है, तो थीटा का भी वेक्टोरियल एंगल आई कैप और एन कैप के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इसको आगे ट्रांसलेट करेंगे। जानते हैं एक ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। एक वेक्टर को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, शर्त यही कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो इसको उठा के आप यहां से यहां रख दिए, तो ये अब हो गया आपका आई कैप। कुछ किए नहीं, बस इसको ट्रांसलेट किए हैं इस तरीके से, अब ये आई कैप हो गया। तो देखिए ये हो गया आई कैप और ये हो गया क्या, एन कैप। तो देखिए एन कैप का टेल और आई कैप वेक्टर का टेल दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो कोई पूछेगा कि एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप, कौन पूछेगा आपसे, किसका हिम्मत हो गया बताइए तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई हिम्मत कर दिया तो क्या बोलेंगे, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल। उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल। तो देखिए आर कैप का यहां पे टेल मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर कैप का यहां टेल मिल रहा है और एन कैप का भी यहां टेल मिल रहा है। टेल टेल के बीच का भी एंगल क्या हो गया, टेल टेल के बीच में एंगल, यानी एन कैप का टेल और आर कैप का टेल। क्या देख रहे हैं, एन कैप का टेल और आर कैप का टेल, टेल टेल के बीच में बन रहा है। तो कह सकते हैं आप किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर और नॉर्मल रिएक्शन के कितना बन रहा है, ये थीटा। तो इस तरीके से आप ये लिख पा रहे हैं अभी फिलहाल कि दोनों नॉर्मल रिएक्शन के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाया है। अब देखिए, अब आप कंपोनेंट तोड़ेंगे, कंपोनेंट के टर्म में तोड़ के हम आर कैप लिखना चाहते हैं और आई कैप लिखना चाहते हैं कंपोनेंट के रूप में। तो इसके लिए आपको सिंपल वेक्टर करना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि आर कैप का कंपोनेंट तोड़ेंगे और आई कैप का कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो आई कैप का जब आप कंपोनेंट तोड़िएगा तो कैसे तोड़ेंगे कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करिए, यहां तक इसको मिटाएंगे। देखिए तो हम क्या लिखेंगे ना, ये जो लिखे है इसमें आई कैप और आर कैप जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्लेक्टेड रे के लिए, इसको ब्रेक करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके। तो कैसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए सिंपल वेक्टर का नॉलेज इसके लिए आपको होना चाहिए। अलग बना देते हैं, इस फिगर में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अलग बनाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो हम एक्सिस लिए इधर के तरफ हम कौन सा यूनिट वेक्टर लिए हैं, एक्स कैप, ठीक है। तो इधर एक्स कैप लिए तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स कैप, कुछ भी ले सकते थे। इधर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन वाला एन कैप और इधर के तरफ क्या होगा, माइनस एन कैप। अब देखिए भाई, अब ये जो एंगल है आई, इस आई को तोड़िएगा यहां से, है ना, ये आपका आई है, तो ये आपका आई कैप हो गया। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा आपका, थीटा। तो ये जो हो गया एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। अब आप कंपोनेंट तोड़ने जानते होंगे, थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट किस में तोड़ते हैं हम, कॉस में, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन में। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है, जो एडजेसेंट कंपोनेंट है, उसको कॉस में तोड़िएगा। तो लिखिएगा क्या, इसको आप वेक्टर लिखिएगा आई कैप कॉस थीटा। ये आई कैप का इधर वाला कंपोनेंट, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट साइन में तोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, आई कैप साइन थीटा।
तो यहां से आप लिख सकते हैं जो आपका आर वेक्टर है ना, सॉरी जो आर कैप, सॉरी जो आई कैप है, आई कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखेगा आई कैप साइन थीटा जो हमारा वेक्टर है, और किधर के तरफ एक्स कैप, और इसको क्या लिखेगा माइनस लिखते हैं। माइनस क्यों लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से क्यों माइनस लिख रहे हैं, आई कैप कॉस थीटा, इसको प्लस भी लिख सकते हैं और यहां माइनस एन कैप लिखिए। यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, जैसे आई कैप जे कैप लिखते हैं ना, उसी तरीके से यूनिट वेक्टर है। तो यहां से आप क्या लिखिएगा, आई कैप जो है आपका, उसको आप क्या लिख सकते हैं, आई कैप साइन थीटा एक्स कैप, और प्लस आई कैप कॉस, माइनस लिख देते हैं, माइनस आगे हो जाएगा, तो माइनस आई कैप कॉस थीटा एन कैप। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ये हम इंसिडेंट रे के लिए लिखे, वही काम हम रिफ्लेक्टेड रे के लिए करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे में ये एंगल आर है आपका, सॉरी ये एंगल आर हो गया, एंगल आर नहीं थीटा है, ये आर कैप हो गया। तो इसका जब आप कंपोनेंट तोड़िएगा तो इधर की तरफ क्या होगा, आर कैप कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या होगा, आर कैप साइन थीटा। आर थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस में ब्रेक करते हैं, और दूर वाला कंपोनेंट किस में ब्रेक करते हैं, साइन में। तो इसीलिए आप लिखिएगा कि आर कैप बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, यहां से आर कैप इज इक्वल टू लिखिएगा, इधर की तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट है, लिखिएगा आर कैप कॉस थीटा एक्स कैप, वेक्टर का कंपोनेंट और उसका डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, और ये उसी डायरेक्शन में एन कैप में, तो प्लस क्या लिखेंगे, आर कैप कॉस थीटा है ना एन कैप। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको आर कैप और आई कैप लिखना है ना, तो एन कैप के टर्म में, तो आर कैप में से आई कैप घटा दीजिए। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा, हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप इक्वेशन 2 को जब आप घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन 2 को घटाकर देखिए, तो इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 घटा दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप जब करिएगा तो क्या लिखिएगा आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू, क्या लिखिएगा, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखिएगा आर कैप कॉस थीटा, आर कैप कॉस थीटा, ध्यान दीजिए, आर कैप कॉस थीटा एक्स कैप, और प्लस आर कैप, अच्छा यहां पे एक होगा साइन थीटा, कहां गया तो वो दोनों, ये आर कैप साइन थीटा होगा एक्स कैप डायरेक्शन में, गलत लिख दिए, क्या होगा ये आपका आर कैप साइन थीटा। तो ये क्या हो गया आपका आर कैप साइन थीटा एक्स कैप प्लस आर कैप कॉस थीटा एन कैप। तो आप लिखिएगा यहां से क्या, आर कैप साइन थीटा एक्स कैप, वो साइन वाला था, वो गलती से लिखा गया था वहां पे, आर कैप साइन थीटा एक्स कैप और आर कैप कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये यही सीखने लायक चीज है, थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जीवन में जब भी आप नया चीज सीखते हैं तो कष्ट होता है, चाहे वो पहली बार आप साइकिल भी चलाना सीखते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन आपको बहुत तोड़ तोड़ के सिंप्लीफाई वे में बताया जा रहा है। नजर आपको रखना है स्क्रीन पे, है ना, दिमाग भी स्क्रीन पे रखना है, बस खाली वेक्टर है। तो ये आर कैप कॉस थीटा एक्स कैप, आर कैप साइन थीटा एक्स कैप, आर कैप कॉस थीटा एन कैप, ये क्या लिख दिए हम आर कैप के जगह पे, और माइनस साइन लगाएंगे, और किसके जगह पे लिखेंगे अब हम, आई कैप के जगह पे। तो आई कैप के जगह पे आप क्या लिखिएगा, आई कैप के जगह पे ये लिखेगा जो इक्वेशन 1 है, क्या यहाँ पे आई कैप साइन थीटा एक्स कैप और माइनस आई कैप कॉस थीटा एन कैप, आई कैप कॉस थीटा एन कैप। अब देखिए जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है ना आर कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो अब तो घटाने आता होगा आपको, जब आप घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू, तो देखिए आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है, यानी ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये बता रहा है डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, और इसे लिखते हैं ना आर वेक्टर बराबर वेक्टर में आपको पढ़ाए होंगे बचपन में, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो ये मैग्नीट्यूड होता है एक्स एक्सिस की तरफ, ये आई कैप डायरेक्शन बताता है। चूंकि यहाँ पे आई कैप से हम इंसिडेंट रे लिख दिए, इसीलिए एक्स कैप लिखे उसको, कुछ भी अपने मन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ये डायरेक्शन बताएगा। जब दोनों को घटाइएगा, यानी हम जान रहे हैं कि आई कैप का मैग्नीट्यूड और आर कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होने के कारण 1 है, यूनिट वेक्टर होने के कारण क्या है आपका, वो 1 है। तो इसीलिए आप लिखिएगा यहां से कि आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा एक्स कैप और माइनस कॉस थीटा एन कैप, सॉरी प्लस कॉस थीटा एन कैप, माइनस साइन है तो क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा एक्स कैप
है ना, और प्लस आई कैप कॉस थीटा एन कैप। क्या किए पता चला आपको, ये ऐसे ही लिख दिया, माइनस यहां लगा दिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट में, तो माइनस हो गया इसके आगे, और ये क्या हो गया प्लस। तो यहां से क्या होगा कि जो आपका साइन थीटा एक्स कैप है प्लस में, और साइन थीटा एक्स कैप माइनस में, मार गिराएगा, देखिए टिचुक टिचुक कट गया, टिचुक टिचुक होके कट गया। अब क्या बचेगा, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू क्या बच गया आपका, कॉस थीटा एन कैप और कॉस थीटा एन कैप बचेगा ना आपका, ये तो वन ही है, तो क्या बच गया ये 2 कॉस थीटा एन कैप, 2 कॉस थीटा एन कैप। ठीक है, अब देखिए अब दिक्कत कहां आता है, ये लिख दिया तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप और प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। तो जब आप लिखिएगा आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप, तो समस्या उत्पन्न क्या होगा भाई, तो समस्या ये उत्पन्न होगा कि थीटा के बारे में आपको पता नहीं है, आपको केवल आर कैप मतलब रिफ्लेक्टेड रे के लिए यूनिट वेक्टर दिया गया है, आई कैप मतलब इंसिडेंट रे के लिए यूनिट वेक्टर दिया गया, और एन कैप, केवल ये 3 चीज दिया गया। लेकिन जब हम रिजल्ट लिखे तो हमारे पास आ गया थीटा, क्या आ गया हमारे पास थीटा। तो जब हमारे पास थीटा आ गया तो फिर हम लोग इस थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये थीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं है डाटा में। डेटा में हम लोग रिजल्ट में वही चीज यूज करते हैं जो हमको प्रोवाइडेड होता है, जो चीज हमको प्रोवाइडेड नहीं हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमको ये कॉस थीटा को इलिमिनेट करना होगा, कॉस थीटा को क्या करना होगा, इलिमिनेट। कैसे इलिमिनेट करेंगे ये देखिए, देखेंगे, उसके पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए तो अब आगे क्या देखेंगे, हम क्या देख चुके अभी रिजल्ट हमारा, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। अब जब थीटा नोन है तो थीटा को इलिमिनेट करना हमारा अगला उद्देश्य है, तो हम थीटा को कैसे इलिमिनेट करेंगे। तो थीटा को इलिमिनेट कैसे करते हैं, जो देखिए जैसे अभी आपको उसके लिए हम बना दे रहे हैं वेक्टर वाला डायग्राम फिर से। तो जैसे देखिए ये जो अभी हम बनाए थे, आई कैप को इधर बढ़ा के हम बनाए थे ना, आई कैप, और इधर की तरफ क्या था आपका एन कैप, है ना, और आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल हम आपको बताए थे, एंगल टेल टेल के बीच में निकालते हैं। तो टेल टेल के बीच में एंगल निकालते हैं, तो अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताइए वाला एंगल 180 माइनस थीटा है ना। तो ये दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकाल के, यानी आई कैप डॉट एन कैप, डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा बचपन में, डॉट प्रोडक्ट को ही नालायक औलाद कहा गया है। नालायक औलाद क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर निकल के आएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया गया है कि वो लाइक औलाद है ना, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर वेक्टर से वेक्टर ही बनेगा। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी बराबर हम लिखते हैं क्या, ए बी साइन थीटा लिखते हैं ना, ए बी साइन थीटा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप का मॉड एन कैप का मॉड, मतलब ए का मॉड बी का मॉड और क्या कॉस थीटा। तो ये सब तो यूनिट वेक्टर है, तो ये सब यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो लिखेगा 1 इंटू 1 और क्या कॉस थीटा। तो ये हो गया आई कैप डॉट एन कैप। तो यहां से आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप यहां से कि आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू थीटा जो एंगल है वो नहीं, आई और एन के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो जब ये माइनस कॉस थीटा होगा तो क्या लिखिएगा आप कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा को इलिमिनेट करना है तो माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस है, प्लस को माइनस बना देते हैं क्योंकि माइनस यहां है, माइनस आई कैप डॉट एन कैप और एक बाहर एन कैप। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म है जिसको आप याद रखिएगा, है ना। अब है कि क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन आपको अभी लिखा हुआ मिलेगा, क्या क्वेश्चन है देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है प्लेन मिरर इज प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। A ray of light is incident on it such that a unit vector I cap plus j cap plus k cap बटा √3 represent, है ना, represent this, मतलब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर है। What will be the unit vector in the direction of reflected ray, तो रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यही इक्वेशन से डायरेक्ट ये सवाल बन सकता है। करना क्या होता है जो बताते ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो नॉर्मल खोजना पड़ेगा क्योंकि एन कैप का आइडिया हमको नहीं है।
तो बताया ना कि अगर प्लेन मिरर वाईजेड में रखा हुआ है, मान लीजिए ये वाईजेड प्लेन है, तो प्लेन मिरर अगर वाईजेड में रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्स एक्सिस में होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई कैप, है ना। अगर मिरर एक्स वाई में रख देगा, मान लीजिए, मतलब एक्स वाई, इसको मान लीजिए, इसको मान ले, एक्स वाई में मिरर रखेगा तो हर हाल में नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, जेड में। एक्स जेड में मिरर रखेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं, नॉर्मल एक्स जेड में मिरर रखेगा तो नॉर्मल किधर होगा, वाई में होगा। तो हर हाल में जो नॉर्मल है वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे कह रहा है कि मिरर वाईजेड प्लेन में रखा गया, तो मिरर जब वाईजेड प्लेन में रखा गया है तो कहने का मतलब कि देखिए, सीधे याद रखिए, मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है, मिरर कहां है, वाईजेड प्लेन में, तो जो नॉर्मल होगा आपका, नॉर्मल क्या होगा आपका, मिरर अगर वाईजेड प्लेन में है तो नॉर्मल आपका कहां होगा, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप यूज करते हैं, कर सकते हैं, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, जो हम जान रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन है, आर कैप इज इक्वल टू क्या, आई कैप माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप और एन कैप। तो आई कैप जे कैप एक्स वाई जेड को बता रहा है, और यहाँ पे आई हम लोग इंसिडेंट को भी लिखे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आर कैप इज इक्वल टू, तो हम आई कैप लिख देंगे, लेकिन हमको पहले आई डॉट एन निकालना होगा, तो हम पहले आई डॉट एन निकाल लेते हैं। तो आई कैप डॉट एन कैप कैसे निकालिएगा, आई कैप क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बटा √3 और डॉट आई कैप, है ना। डॉट क्या, ये आई कैप हो गया, और हम ये निकाल रहे आई डॉट एन, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एन कैप, यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस में, तो आई कैप। अब गुना करने आता होगा आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए लिख दे रहे हैं, आई कैप बटा √3 जे कैप बटा √3 और क्या, के कैप बटा √3, है ना, और डॉट 1 डॉट आई कैप। अब आई वाले को आई वाले के साथ गुना करेंगे, तो जैसे ही आप आई वाले को आई वाले के साथ गुना करिएगा तो आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1, तो क्या बचेगा वो 1 बटा √3। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, 0 हो जाएगा, आई डॉट जे परपेंडिकुलर 0, सिर्फ यही बचेगा। तो ये जो हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, आई कैप डॉट एन कैप। तो जब हम आई कैप डॉट एन कैप निकाल लिए तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करिए, लिखिएगा आर कैप इज इक्वल टू क्या, आई कैप। तो आई कैप के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बटा √3, है ना, और माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप। तो आई कैप डॉट एन कैप हम कितना निकाल चुके हैं, 1 बटा √3 और एन कैप मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है आपका, आई कैप। क्या नॉर्मल रिएक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है, आई कैप। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कैसे निकल के आएगा, देखिए आर कैप हो गया, आप √3 एलसीएम ले लीजिए, √3 क्या कर लीजिए, एलसीएम। तो जैसे आप √3 एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और -2 आई कैप, बस ये √3 तो है ही, तो -2 आई कैप। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा यहां से, वो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट होगा आपका क्या, -आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप और बटा √3 बटा क्या, √3, है ना। तो यूनिट वेक्टर आप किसके लिए निकाल लिए, रिफ्लेक्टेड रे के लिए, -आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा √3। तो यहां से आपको देखने के लिए मिला कि जो ये हम इक्वेशन पढ़े उसको कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन में इंसिडेंट रे के लिए दिया हुआ, रिफ्लेक्टेड रे के लिए हमको निकाला जा रहा है। अभी लास्ट में इसका एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे, उस ट्रिक से हमारा काम हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ट्रिक पढ़ लेंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको नोट करिए, देन हम लोग ट्रिक करेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी, उससे उसके ऑब्जर्वेशन से एक ट्रिक निकल के आ जाएगा, है ना। तो देखिए लिख डालिए पहले इसको, देखिए। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है ताकि इसी सारे ऑब्जर्वेशन से हम लोग जो हमारा शॉर्टकट ट्रिक है वो निकालेंगे, इसलिए लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन का भी हम लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इंसिडेंट रे के लिए वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान क्या देना होता है ना, वेक्टर दिया है ये। और हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं, हमारा जो इक्वेशन है देखिए वो क्या है, देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप,
है ना। तो इसमें कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, वेक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर। अब देखिए द नॉर्मल का भी वेक्टर दिया हुआ है कि नॉर्मल का वेक्टर दे दिया है, ये आई कैप प्लस जे कैप है नॉर्मल का वेक्टर, तो ये भी वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। अगर वो वेक्टर से वेक्टर पूछता तो हो सकता है कि एक सिंपल से अप्रोच से बनता, लेकिन यहाँ वेक्टर दे के यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो पहले ये सब का यूनिट वेक्टर हमको डिटरमाइन करना होगा। इंसिडेंट रे क्या है आपका, देखिए इंसिडेंट रे का वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई वेक्टर। अब दिया, अब इसको आई वेक्टर कहिएगा, आई कैप नहीं कहेंगे, आई कैप तो यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर दिया है, क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो यूनिट वेक्टर, अब देखिए एक बात बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन एराइज हो रहा होगा, यहां भी आई कैप लिख रहे हैं, यहां भी आई कैप, तो ये आई कैप आपका वेक्टर वाला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसीलिए हम वहां पे एक्स कैप ले लिए थे। लेकिन क्वेश्चन चूंकि एक स्टैंडर्ड बुक से दिया गया, तो वो इंसिडेंट रे को ई कैप लिखेगा। हम लोग लिखते हैं ना ई, आई जो लिख रहे हैं इंसिडेंट रे के लिए आई कैप और रिफ्लेक्टेड रे के लिए आर कैप, उसको ई लिखता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि कंफ्यूजन ना हो दोनों आई कैप में, तो आई वेक्टर बराबर आप क्या लिखिएगा, आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालने जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर क्या है आपका, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट में, तो √3। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे के लिए, वेक्टर से यूनिट वेक्टर बना लिए। अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल रिएक्शन का भी वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, √2। तो पता चल गया ये हमको। अब इसके बाद क्या है कि अब हमको निकालना है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे निकालने का तो यही इक्वेशन है ना, रिफ्लेक्टेड रे के लिए यूनिट वेक्टर। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। छोटा क्या होगा, मतलब अलग से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आई कैप डॉट एन कैप। तो आई कैप क्या दे रखा है, आई कैप आपका दिया है, क्या दिया है आई कैप, आई कैप के लिए लिखेंगे हम लोग आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना, और बटा √3। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको रिफ्लेक्टेड रे वाले के साथ। तो रिफ्लेक्टेड रे वाले के साथ, रिफ्लेक्टेड नहीं नॉर्मल रिएक्शन वाले, नॉर्मल के साथ, नॉट नॉर्मल रिएक्शन, बार बार नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं, एनएलएम का नशा नहीं उतरा है लगता है अभी ना। अब हम लोग 12th में आ गए हैं, 11th में एनएलएम का नशा उतारना पड़ेगा। नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। तो अब क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा रूल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे मल्टीप्लाई होता है आप जानते भी होंगे। देखिए क्या लिखिएगा आप मल्टीप्लाई करके, आई कैप बटा √3 और आई कैप बटा √2। तो क्या हो जाएगा आपका 1 आई डॉट आई 1 और √3 और इंटू क्या होगा √2। अब जे वाले में जे वाले को गुना करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का रूल आप जानते होंगे। तो जब इसको इसके साथ जो गुना करिएगा तो जे कैप बटा √3 और जे कैप बटा √2, तो प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा और √3 और इंटू क्या होगा √2, √3 इंटू √2। अब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहां से डॉट प्रोडक्ट निकल गया, आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, आई कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, दिखेगा ध्यान से, √3 और इंटू √2। आप एलसीएम ले लीजिए, हो गया। ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। जब √2 से 2 को काटेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगा √2 बटा 3। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकल गया। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो सिंस, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई कैप। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या लिखेगा आई कैप। तो आई कैप हम कितना है हमारा आई कैप, आई कैप प्लस जे कैप इंसिडेंट रे वाला और प्लस सॉरी माइनस के कैप और बटा √3। ये क्या लिख दिए हम आई कैप के जगह पे, माइनस के जगह माइनस लगा दिए, 2 के जगह 2 चेप दिए, 2 के जगह 2 चेप दिए, ठीक है ना। और आई कैप डॉट एन कैप निकाले, इसको भी यहां चेप देंगे तो क्या लिखेंगे √3 बटा 2, है ना, √3 बटा 2 और एन कैप, और क्या लिखेंगे हम एन कैप। एन कैप मतलब क्या, ये वाला टर्म। तो क्या लिखेगा यहां से आप आई कैप प्लस जे कैप और बटा √2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तब हमको आर कैप यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकल के आएगा। इसको आप नोट करिए, मिटाएंगे क्वेश्चन।
देखिए सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको पहले क्या करिए आप, √2 से √2 काट दीजिए, ये √2 कट गया तो क्या बचेगा, ये यहाँ से बच जाएगा आपका। देखिए अब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं आर कैप इज इक्वल टू पूरा √3 आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें और इसमें √3 क्या कर लीजिए एलसीएम लीजिए, तो क्या बचेगा, √3 एलसीएम लीजिएगा तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, और माइनस इसको जब इसके साथ गुना करिएगा तो 2i कैप और -2j कैप, है ना, 2 को मल्टीप्लाई करिएगा और √3 तो था ही, √3 एलसीएम में ले लिए, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये i कैप -2i कैप माइनस आई कैप j कैप -2j कैप माइनस j कैप और प्लस क्या होगा, सॉरी ये प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, तो क्या लिख दीजिएगा माइनस था ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही, तो -k कैप और बटा √3, दिस इज द आंसर। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे, आर कैप इज इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप और क्या -k कैप -i कैप -j कैप और प्लस -k कैप बटा √3, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम अपने ऑब्जर्वेशन में इसको भी लिखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन। जब हम दूसरा क्वेश्चन किए तो क्या देखे कि आई कैप इज इक्वल टू क्या है, आई कैप जो यूनिट वेक्टर है उसी को लिखते हैं, तो आई कैप प्लस जे कैप और -k कैप और √3 और रिफ्लेक्टेड रे कितना है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे वाला कितना लाए, -i कैप -j कैप और -k कैप बटा √3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है, आई कैप, नॉर्मल रिएक्शन क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था आई कैप, हम लोग अपने से कंसीडर कर लिए थे, उस हिसाब से क्वेश्चन ही दिया हुआ था, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन का जो कि आईआईटी एडवांस में पूछा गया, इसको नोट करिए तब तक। देखिए तो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2013 में पूछा गया, बिल्कुल ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन पर ही बनेगा। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन, एक रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, यानी आई कैप दे दिया आपसे, क्या दे दिया वो आई कैप में, आई कैप वो लिख दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, आई कैप बटा 2 है ना, और प्लस √3/2 जे कैप, ये हो गया आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी दिया हुआ है आर कैप, किस डायरेक्शन में, 1/2 को आई कैप बटा 2 और माइनस क्या √3/2 जे कैप। अब देखिए बाकी कुछ नहीं दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पूछ रहा है, तो अभी आप एक इक्वेशन याद करिए, थीटा वाला इक्वेशन आपको हम बताए हैं, थीटा ही निकालना है तो डायरेक्ट थीटा निकालेंगे, हमको एन कैप का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन आप याद करिए कि सिंस आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, आर कैप इज इक्वल टू क्या है, आई कैप और प्लस 2 cos थीटा एन कैप, ये आप देखें तो आपसे पूछ क्या रहा है, उससे आपसे पूछ रहा है थीटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिख दीजिएगा आप आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा एन कैप, और आर कैप और आई कैप आपको पता है, तो आर कैप और आई कैप को घटाइएगा तो आई कैप बटा 2 और माइनस आई कैप बटा 2 कट जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, ये आपका लिखा हुआ है √3/2 जे कैप, और इसमें ये माइनस करिएगा, देखिए तो आर कैप माइनस आई कैप करना, सॉरी, तो आर कैप क्या हुआ, आई कैप बटा 2 और माइनस आई कैप बटा 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बचेगा -√3/2 जे कैप, है ना, और -√3/2 जे कैप इज इक्वल टू क्या हो गया 2 cos थीटा एन कैप, तो ये बच गया आपका 2 और ये -√3 तो -2√3 और ये हो गया जे कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2 cos थीटा एन कैप, 2 cos थीटा एन कैप हो गया वो, तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 से 2 कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -√3/2 है ना, cos थीटा एन कैप, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 जे कैप, ऐसा आप लिख रहे हैं। तो जे कैप से तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पता चल गया है, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है जे कैप, और cos थीटा का वैल्यू -√3/2 आया। तो ध्यान देना कि यहाँ पे cos थीटा क्या है, तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल है ना, आई कैप और एन कैप जो है उसके बीच का एंगल है। तो वो कैसे आया था, उसके लिए वेक्टर फॉर्म इसका आप देखिएगा, तो देखिए ये आ गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो यहाँ से ये पता चलेगा कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया,
कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, √3/2 कॉस थीटा का वैल्यू होता है √3/2 कितना पे, 150 डिग्री पे, 150 डिग्री पे। तो थीटा आगे 150, तो 150 आंसर मत मार दीजिएगा, है ना, 150 नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या है 150 डिग्री, जो देखिए, जैसे देखिए आपको जो भी हम बताए कि आप क्या देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे देखें, अभी इसको हम मिटा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या देखे हैं, देखिए आप देखे ना भाई, ये आपका आई कैप था और ये आपका एन कैप है, हम पता कर लिए एन कैप का डायरेक्शन क्या है, एन कैप का डायरेक्शन क्या है, जे कैप में, मतलब जे कैप में आपको पता हो गया है, डायरेक्ट पता हो गया है। अब उसके बाद क्या है, जो इसके साथ इसके टेल और इसके टेल के बीच का एंगल 150 डिग्री निकल के आया जो हम लाए हैं, है ना। तो यही ध्यान देना था, आई कैप डॉट एन कैप जब लेते हैं तो आई कैप के टेल और एन कैप का टेल, टेल टेल के बीच का एंगल वेक्टोरियल एंगल होता है, तो वो आप 150 डिग्री लाए। तो आपका जवाब 150 डिग्री नहीं है, जवाब पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये क्या हो गया, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यही पूछ रहा है। तो ये 150 है तो कितना होगा 30, इसीलिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया आंसर, ये बन गया। इसका एक और अप्रोच है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन उसके पहले ये भी रिजल्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, इस रिजल्ट को भी लिख लेते हैं। क्या है, इंसिडेंट रे कितना है आपका 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप। रिफ्लेक्टेड रे कितना है आपका, रिफ्लेक्टेड रे कितना है 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप, और नॉर्मल रिएक्शन हम पता कर लिए कितना है जे कैप के तरफ। तो ये तीनों डाटा हम लिख दिए, अब देखिए इसको यूज करेंगे, तीन भाई तीनों को लिख दिया। अब इसी ऑब्जर्वेशन से ट्रिक निकल के आएगा, बिना पेन उठाए बिना कलम के फिजिक्स का क्वेश्चन बना दीजिएगा, मतलब असंभव बात नहीं बोल रहे हैं, बिना कलम के फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना दीजिएगा, है ना। तीनों भारी भारी बात बोल दिए हैं, है ना, लेकिन ये हल्का हो जाए कुछ समय के बाद। तो पहले इसको नोट करिए, वहां इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है एडवांस का क्वेश्चन है 2013, उसको तोड़ देंगे क्वेश्चन को, एकदम कहे ना कि तोड़ देंगे क्वेश्चन के का कोना कोना, लेकिन नहीं होने देंगे क्वेश्चन को कोरोना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो इसको नोट करिए, एक तरीका और है इसको बनाने का, ये तो हुआ भाई फॉर्मूला पे बेस्ड, एक वेक्टर वाला भी अप्रोच है, उससे भी बता देते हैं। आईआईटी का क्वेश्चन है तो ये मत समझिए कि भारी है, आप अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर आप अभी सर्च करिएगा ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वीडियो लेक्चर, तो बड़े बड़े महारथी हैं मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी, तो देखिएगा कि इतना कंटेंट किसी में नहीं पढ़ाया गया। लोग पढ़ाने से डरते हैं कि बच्चा पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा तो चैनल अनसब्सक्राइब ना कर दे, मेरा वीडियो का व्यू ना घट जाए, ये सब बात का भी ख्याल रखने लगते हैं लोग। लेकिन आपको यहाँ पे इस बात का ख्याल नहीं रखा गया, पूरा एकदम आपको पूरा रपेट दिया गया, एक एक चीज, वो भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इवन जो 11th का बेसिक है वो भी आपको अभी बताया जा रहा है, तो तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है पूरा धीरे धीरे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि बस कहानी सुन लिया हो गया, है ना। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन चीज़ों को जब आप फिजिक्स सीखिएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं वो नहीं। तो जो भी इंटरनेट पर वीडियो उपलब्ध है, आपका जो वीडियो अभी आप देख रही है सबसे बेस्ट वीडियो है रिफ्लेक्शन के लॉ के लिए, क्वेश्चन से लेकर आईआईटी के क्वेश्चन से लेकर इवन बेसिक से। जो लोग पहला वीडियो देखो उनको लगा हो क्या पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन दूसरा वीडियो देख के आपको पता लगा कि आप जो कंटेंट आपको इतना देर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ाया जा रहा है, इवन आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। अब देखिए कुछ नया क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, उसके अलावे भी तो लास्ट में आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कराया 2013 का, तो आप इसको नोट करिए, इसका मेथड 2 हम लोग करेंगे अभी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए यूनिट वेक्टर दिया गया। वेक्टर आप पढ़े हैं ना भाई, इधर होता है जे कैप, इधर माइनस जे कैप, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, बस लिख दी। इधर के तरफ कितना है 1/2, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस में इसका इंसिडेंट रे वाले का, और वाई एक्सिस में कितना है √3/2 लिख दिए। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्टेड रे वाले का कितना है 1/2, देखते चलिए, और उसका कितना है, उसका माइनस वाई एक्सिस में कितना है √3/2। अब आपको एंगल पता करना है, क्या पता करना है, अब आपको एंगल पता करना है। तो जैसे ही आपको एंगल पता करना रहेगा तो सबसे सिंपल सा अप्रोच है
कि एंगल पता करने के लिए आप वेक्टर का यूज कर लीजिए। किसका यूज कर लीजिए? वेक्टर का यूज कर लीजिए। तो जैसे ये √3/2 है और ये 1/2 है, रिफ्लेक्टेड रे वाला भी या इंसिडेंट रे वाला भी, किसी से भी, तो रिफ्लेक्टेड रे वाले का यूज करिएगा। तो यही ना जो एंगल है आपका, देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे वाले के लिए लिख रहे हैं, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? इंसिडेंट रे वाले के लिए। जब ये इंसिडेंट रे वाले के लिए लिख रहे हैं और इस एंगल को अगर हम थीटा कह रहे हैं तो सीधे सीधे आप tan थीटा पता कर दीजिए। तो जब आप tan थीटा पता करिएगा, ये इंसिडेंट के लिए, ये रिफ्लेक्टेड के लिए, ठीक है, और ये दोनों, ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो थीटा कैसे पता? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर और बटा क्या हो गया? बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या ले दीजिएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये वाला, ये √3/2, और बेस कितना है? बेस है आपका 1/2। 1/2 जोड़ के मत ले लीजिएगा, केवल हम लोग लिखे किसके लिए हैं? जो इधर जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ, तो 1/2 है और क्या है? √3/2 है। तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ से? √3/2 हो गया और इंटू क्या? 1/2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया √3। अब ये आंसर मत बोल दीजिएगा। tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है? tan थीटा का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री पे। तो हम थीटा 60 डिग्री निकाल के लाए हैं। थीटा हमको पता क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल। तो ये सोचिए ये 60 डिग्री है ना? ये जब 60 डिग्री होगा तो खुद सोचिए कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल होता है आपका कितना? 180 माइनस थीटा। आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल, नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल क्या होता है? 180 माइनस थीटा। तो ये थीटा हो गया 60। तो ये कितना होगा आपका? ये वाला होगा आपका 120 और ये 60। तो क्या हो गया? 120 और 60 क्या हो गया? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री होना चाहिए, ये वाला पूरा। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो 9 और 6 15, 150। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वेक्टर के अप्रोच से कुछ किए नहीं, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को क्या करना होता है। बस आप करिए क्या कि जो आपका इंसिडेंट रे दिया गया, जो रिफ्लेक्टेड रे दिया गया, जैसे ये दिया गया है ना आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो 1/2 आई कैप, मतलब आई कैप इधर आप जानते हैं ना, इधर आई कैप होता है, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप। तो इधर हो गया 1/2, इधर क्या हो गया? 1/2, और ये क्या हो गया? -√3/2 जे कैप, मतलब नीचे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे वाले के लिए लिख लिए। अब आप सीधे सीधे एंगल पता कर सकते हैं। कैसे आप एंगल पता कर दीजिएगा? देखिए, अब आप इंसिडेंट रे वाले के लिए भी लिख सकते हैं। इंसिडेंट रे वाला कितना है? 1/2 आई कैप। तो 1/2 आई कैप कहने का मतलब क्या है कि इधर के तरफ 1/2 है, किसी एक का यूज करके निकाल लीजिएगा, और इधर के तरफ क्या है? ऊपर की तरफ √3/2। अब आप यही एंगल मान लीजिए आप पता कर देते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल आपका थीटा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप रे भी डायग्राम भी बना देते हैं तो ये क्या हो गया? आई कैप इंसिडेंट रे के लिए और ये रिफ्लेक्टेड रे के लिए। इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए। ये डायरेक्ट आप इसी से बनाइए ना, एक बार में बन जाएगा, उतना तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं, एक बार में बन जाएगा। इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, और ये थीटा तो ये भी थीटा, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा, वही हमको पता करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका थीटा है, आप कैसे पता करिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा? तो ये जो आप थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे थीटा बराबर क्या लिखेगा? परपेंडिकुलर tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 1/2, और बेस कितना होगा? √3/2। कहिएगा ऐसे कैसे लिख दिए? तो परपेंडिकुलर हो गया क्या? √1/2, ये कॉम्पोनेंट 1/2 लेंगे, ये नहीं कि दोनों का नहीं लेंगे, एक ही का लेंगे। तो 1/2 लिए, और बेस कितना हो गया? बेस हो गया आपका क्या? ये बेस है √3/2, 2 से 2 कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सीधे सीधे 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। tan का वैल्यू 30 डिग्री पे, तो थीटा यही निकल के आ गया। यही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो कितना आ गया आंसर? 30 डिग्री। तो हमारा आंसर 30 डिग्री। एडवांस के क्वेश्चन को भी तोड़ मरोड़ के बना दिए। तो प्रैक्टिस करिए, सवाल आपसे भी बनेगा, हमसे बन रहा है तो आपसे भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ट्रिक पे आएंगे, उसके पहले इसको नोट करिए। अब देखिए, अब ट्रिक जिसमें बिना पेन उठाए तोड़ देंगे क्वेश्चन को। क्या तोड़ देंगे? चीर फाड़ कर देंगे क्वेश्चन का।
जो भी हम लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि इंसिडेंट रे दे दिया, नॉर्मल दे दिया, रिफ्लेक्टर रे निकालने के लिए हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बता रहे हैं। खाली आपको देखना है कि इंसिडेंट रे किधर है और नॉर्मल किधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे वाला यूनिट वेक्टर तुरंत लिख सकते हैं। तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप इंसिडेंट रे का है, नॉर्मल का क्या है आई कैप। तो जिस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन होगा, ट्रिक सुनिए, जिस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन होगा केवल इंसिडेंट रे के उस साइड वाले कंपोनेंट का साइन उल्टा कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। देखिए कैसे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में, नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में, आई कैप। तो इंसिडेंट रे के आई कैप वाला जो है कंपोनेंट का डायरेक्शन बदल दीजिए, हम माइनस खाली लगा दीजिए, बाकी सबको वही रखिए। तो देखिए माइनस आई कैप आ गया ना, बाकी सब कुछ वही है। इंसिडेंट रे के आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बटा √3। रिफ्लेक्टेड रे क्या है आपका, वही, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन इसमें नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन, सॉरी नॉर्मल का डायरेक्शन अलग है। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बटा √3। नॉर्मल आपका किधर है, आई कैप प्लस जे कैप के तरफ। तो आई कैप और जे कैप दो है ना नॉर्मल रिएक्शन में, तो इंसिडेंट रे वाले में आप दो चीज बदल दीजिए, इंसिडेंट रे में, इसमें रिफ्लेक्टेड में नहीं, इंसिडेंट में आई कैप और जे कैप का जो साइन है वो बदल दीजिए खाली, उसके अलोंग वो चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ऐसे आता है और ऐसे लौट के जाता है, तो कंपोनेंट तोड़ते तो देखते आई कैप नीचे चला जाता है, तो एक उसका कंपोनेंट जो है वो नीचे चला जाता है ना। तो यानी जिधर नॉर्मल रिएक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आई कैप में था तो देखिए आई कैप वाला उल्टा हो गया। अगर नॉर्मल रिएक्शन आई कैप प्लस जे कैप में, तो आई कैप और जे कैप का साइन बदल दीजिए, प्लस आई कैप को माइनस आई कैप, प्लस जे कैप को माइनस जे कैप, और ये इसको वैसे ही रहने देंगे। इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल रिएक्शन जे कैप में है, तो देखिए खुद ब खुद आई कैप वाला साइन वही है, जे कैप वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे में उल्टा हो गया। तो यही ध्यान देना। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक के बारे में ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे के लिए, रिफ्लेक्टेड रे के यूनिट वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, क्या ट्रिक लिखेंगे उसके यूनिट वेक्टर के लिए, इंसिडेंट रे का वो कंपोनेंट का साइन, इंसिडेंट रे का वो कंपोनेंट का साइन रिवर्स कर देंगे जिधर नॉर्मल रिएक्शन होगा। बस डायरेक्ट लिख दीजिएगा, उतना डॉट प्रोडक्ट निकालने का ड्रामा नहीं करना है। जिधर नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, जिधर क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो जिधर नॉर्मल होगा बस उधर के कंपोनेंट का साइन, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना दीजिए, तुरंत लिख दीजिएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब कहां से लाए हैं, कुछ पहले देखे, डिराइव किए, क्वेश्चन किए, तब हम ऑब्जर्वेशन निकाल के लाए। डायरेक्ट ना मेहनत करना पड़ा इस चीज को जनरेट करने के लिए, तो उसी का मेहनत का परिणाम आपके सामने है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप हल्के से नहीं लीजिएगा, लोग हल्के में पढ़ा के निकल जाता है, I बराबर R और एक प्लेन में होगा, लेकिन देख रहे हैं कि कितना गहराई से आपको चीजों को दिखाया गया, इवन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य है कि कोई भी चीज को छोड़े नहीं, सब चीज को कवर अप करें और बताएं। ट्रिक भी आपको बता दिए, अब इसको नोट करिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट। देखिए अब हम बात करेंगे पूरे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इस पे चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, आपसे कहेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए पहले समझिए, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए, ऑप्टिकल डिवाइस मतलब लेंस हो गया, मिरर हो गया, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है आपके पास, तो किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए वो पॉइंट जहां से सारा इंसिडेंट रे लगेगा कि आ रहा है निकल के, वो उस डिवाइस के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्या पूछेगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप कहिएगा कि इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में द ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए द ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस
द ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस इज डिफाइंड एज द पॉइंट is defined as the point. The object for an optical device is defined as the point from where all incident rays appears to come. सारा इंसिडेंट रे जो है लगेगा कि आ रहा है वहां से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहिएगा, कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियो मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस is the point of intersection of ऑल इंसिडेंट रेस। सारे इंसिडेंट रे के आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे भी इंटरसेक्ट करे, चाहे इंटरसेक्ट करे या करवाना पड़े, तो उस केस में जो है आपका ऑब्जेक्ट ये है। देखिए ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज पता करना होता है कि हो सकता है कि एक मिरर जो है ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाए वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो उस समय ये डिफिनीशन ही काम देगा कि जिस डिवाइस को हम देख रहे हैं उस डिवाइस के लिए जो रेज है ना, वो जो रे है उसके लिए वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इंसिडेंट रे का कि नहीं, वही ऑब्जेक्ट होगा उस समय। तो ये छोटा मोटा डिफिनीशन नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये चीज आपको ये चीज निकालने में हेल्प करेगा, ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें से कौन सा चीज ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है, कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कौन सा इमेज की तरह। तो डिपेंड करता है कि जो बीम है, लाइट का बीम मतलब कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम, तो ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो जो लाइट का बीम है जो ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ता है, उस आधार पे जो है आपका रेज जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तीन टाइप का होता है। तो क्या लिखेंगे कि बेस्ड ऑन द बीम्स जो आपका बीम है ऑन ऑप्टिकल डिवाइस, जो बीम ऑप्टिकल डिवाइस पे आएगा, ऑप्टिकल डिवाइसेस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का कितना टाइप है आपका, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का तीन टाइप है भाई, है ना। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस पे जो बीम आ रहा है, पड़ रहा है, उसके आधार पे तीन तरह का ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। कैसे, जो देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस आप लीजिए, ये आपका एक कोई ऑप्टिकल डिवाइस है ना। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके से देखिए, इस ऑप्टिकल डिवाइस पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो पॉइंट है, ऑप्टिकल डिवाइस जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल डिवाइस है आपका, कोई भी कुछ भी हो सकता है ये। तो ये जो ऑप्टिकल डिवाइस आप देख रहे हैं, इस पे जो रे है, देखिए कैसा रे है, ये डाइवर्जिंग रे, इस पॉइंट से रे डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट से रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो अगर डाइवर्जिंग रे होगा तो जिस पॉइंट से, देखिए अब आपको लगेगा नहीं, इस ऑप्टिकल डिवाइस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और डाइवर्जिंग रे, तो जब ये डाइवर्ज करेगा तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे इसको हम लोग कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको हम लोग, रियल ऑब्जेक्ट, है ना। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, रियल। यानी डाइवर्जिंग रे से, डाइवर्जिंग रे है तो जिस पॉइंट पे डाइवर्जिंग रे इंटरसेक्ट कर रहा है वो रियल ऑब्जेक्ट को जन्म देगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है, ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है। तो ये जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जैसे मान लीजिए कि रे इस तरीके से आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस पे जो रे पड़ता है आके वो इंसिडेंट रे है। तो देखिए ये इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए ना, इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे
जो आपका इंसिडेंट रे वो इंटरसेक्ट हो रहा है या मिल रहा है, अपीयर्स टू मीट या इंटरसेक्ट जो भी है, तो उसी पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सारा इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पे मिल रहा है, जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कन्वर्जिंग रे जो बीम है वो कैसा है, कन्वर्जिंग। तो देखिए ये आपका कैसा बीम है, सॉरी ये वाला बीम डाइवर्जिंग है, ये वाला बीम क्या है, कन्वर्जिंग। तो ये जो बन गया ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल डिवाइस ऐसा है, ये आपका ऑप्टिकल डिवाइस है और इस ऑप्टिकल डिवाइस पे क्या हो रहा है, पैरेलल रे आ रहा है। इस ऑप्टिकल डिवाइस पे क्या हो रहा है, पैरेलल रे इस तरीके से आ रहा है। देखिए तो पैरेलल रे आएगा तो अपना वो इधर कहीं मिलेगा नहीं, है ना। आप जानते होंगे मैथ में भी पढ़े होंगे, पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे भी मिलता है। तो इसमें सीधे सीधे कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, इन्फिनिटी पे। तो ध्यान क्या देना है आपको, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, इन्फिनिटी पे। तो देखिए बीम किस प्रकार का है, पैरेलल बीम है, कन्वर्जिंग बीम है कि डाइवर्जिंग बीम है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो आपका क्या है, कन्वर्जिंग बीम है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जो आपका डाइवर्जिंग बीम है, डाइवर्जिंग एक पॉइंट से फैल जा रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है, डाइवर्जिंग बीम है, वो आपका रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। और जो पैरेलल बीम है ना, अगर बीम पैरेलल है तो वो किसके बारे में बताएगा आपका, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नोट करिए, इसके बाद इमेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए तो अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है। तो इमेज का जब आप बात करिएगा तो देखिए इमेज क्या है, तो बिल्कुल वही बात है, क्या बोलेंगे कि इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में द इमेज फॉर एनी ऑप्टिकल डिवाइस, द इमेज फॉर एनी ऑप्टिकल डिवाइस इज द पॉइंट। वो क्या है आपका, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए इमेज वो पॉइंट है, इज द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, जो भी रिफ्लेक्टेड रे, वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पे जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, appears टू कम, या फिर कह सकते हैं कि सारा का सारा वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा वो, इंटरसेक्ट करेगा। तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। जैसे आप कोई भी यहाँ पे भी 3 टाइप का ऑब्जेक्ट होगा और 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने तरह का ऑब्जेक्ट होगा, 3 तरह का, है ना। किसके आधार पे, बेस्ड ऑन द बीम्स, जो बीम पड़ेगा ऑप्टिकल डिवाइस पे उसके आधार पे 3 तरह का। सबसे पहला जब आप बात करिएगा किसका, कन्वर्जिंग बीम का, किसका बात करिएगा, कन्वर्जिंग बीम का या डाइवर्जिंग बीम का, कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले कन्वर्जिंग बीम का बात करिए। तो जब आप बात करिए कन्वर्जिंग बीम का तो देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया इस तरीके से। अगर बीम कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज करेगा तो क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्टेड रहे ना, मिरर से आना चाहिए निकल के। तो देखिए आप क्या देखिएगा कि मिरर या ऑप्टिकल डिवाइस जो भी है उससे आके कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कन्वर्जिंग बीम फॉर्म कर रहा है, तो जहां पे ये मिल रहा है ये आपका इमेज है, और ये जो इमेज होगा ये कैसा इमेज कहलाएगा आपका, रियल इमेज। ये क्या है आप, रियल इमेज। और ये कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है, मिरर, लेंस, जो भी है ऑप्टिकल डिवाइस। उसी तरीके से आप बात करिएगा किस चीज का बात करिएगा, उसी तरीके से आप बात करिएगा किसका, डाइवर्जिंग बीम का। फॉर डाइवर्जिंग बीम, जब आपका बीम क्या होगा, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग बीम का जब बात करिएगा तो क्या होगा, देखिए जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज करेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये मिरर पे पड़ के जो दूर जा रहा है वही है, तो डाइवर्ज करेगा तो इसको पीछे आप इस तरीके से मिलाइएगा। देखिए तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है, जो भी डाइवर्जिंग रे है वो उसी पॉइंट पे मिलेगा। जितना भी डाइवर्जिंग रे है वो सारा का सारा डाइवर्जिंग रे, देखिए आपको लगेगा कि इस पॉइंट से क्या हो रहा है, वो डाइवर्ज हो जा रहा है। तो जो डाइवर्जिंग रे है, जो ऑप्टिकल डिवाइस से दूर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का बात करेंगे तो डिवाइस से दूर जाएगा, तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है, तो देखिए ये आपका कौन सा इमेज होगा आपका, वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज होगा ये, वर्चुअल इमेज।
तो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, है ना। तो वर्चुअल इमेज के बाद जब आप देखिएगा तो बीम, कन्वर्जिंग बीम कैसा इमेज, रियल। डाइवर्जिंग बीम कैसा इमेज, वर्चुअल। अब इसके बाद देखिए, अब वही बात है कि पैरेलल बीम, कैसा बीम होगा आपका, पैरेलल बीम। तो जब पैरेलल बीम होगा, कैसा बीम होगा, पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम है तो ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसे इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे तो दूर जाएगा डिवाइस से। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि इमेज कहां पे बन रहा है, इंफिनिटी पे। तो हियर वी कैन से दैट इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज एट इंफिनिटी, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। इसी तरह हम लोग पढ़ लिए क्या, ऑब्जेक्ट इमेज का कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन चालू करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।